Today, our new topic is motion in one dimension. Na? Motion in one dimension. Where did I keep? मोशन क्या होता है बताओ तो एनीबॉडी हु नोज? किसी को कुछ भी पता हो मोशन? The body हाँ, द बॉडी changes its place according द बॉडी चेंजेस इट्स प्लेस विथ रेफरेंस टू इट्स surrounding. सराउंडिंग एरिया, वी कॉल इट मोशन। उसी को तो मोशन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस अपने सराउंडिंग एरिया के अकॉर्डिंग चेंज करता हो उसको बोलते हैं कि मोशन है। ठीक है, Per unit. हाँ, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। सो मोशन इज व्हाट बेसिकली इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर एक पर्सन है who is changing his position with reference to the surrounding, we say that, क्या चाहिए इसमें, और we say that a person is in motion। होगा यहाँ पर बादल होगा उसके रेफरेंस में भी चेंज हो सकता है, होगा इसका जो आउटर मोस्ट सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अब एक टर्म आता है मोशन और रेस्ट। मोशन का कंट्रारी टर्म है रेस्ट, और दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। इसका मीनिंग क्या है? मोशन क्या बोलते हैं हम लोग? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना चेंज कर रहा है प्लेस विथ रेफरेंस टू टाइम, विथ रेफरेंस टू द सराउंडिंग, देन द पर्सन और द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट और मोशन, मोशन होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन या कोई भी सब्सटेंस हो वो अपना प्लेस अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा है तो वी से दैट द ऑब्जेक्ट और द पर्सन द सब्सटेंस इज इन रेस्ट। However, I am asking you some question. I am sitting inside a train. Got it? I am sitting inside a train and the train is passing by. ठीक है, यहाँ पर एक खड़ा व्यक्ति है, एक है जो इसके अंदर बैठा है, ठीक है, एक है उसके सामने बैठा है, एक और आदमी है उसके सामने बैठा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, ठीक है। ट्रेन निकल रही है, ट्रेन के अकॉर्डिंग ये आदमी इसको ऑब्जर्व करता है। इसको लगा कि ये पीछे जा रहा है और इस आदमी को लगा कि ये आगे जा रहा है, होगा। तो इस पर्सन के लिए अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसके लिए ये पर्सन मोशन में है, इसके लिए ये भी मोशन में है, लेकिन इसके सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में दिखाई देगा, होगा। अच्छा, अगर वही पर्सन इस वाले पर्सन को देखता है, ठीक है, तो उसको ये मोशन में दिखाई देगा। इसका मतलब हो सकता है जो व्यक्ति रेस्ट में हो किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू, जैसे ये पर्सन क्या था, मोशन में था इसके रेफरेंस में, ठीक है, लेकिन यही पर्सन इसके रेफरेंस में रेस्ट में है। इसका मतलब जो रेस्ट में है वो हर किसी के लिए रेस्ट में नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर जो मोशन में है वो हर किसी के लिए मोशन में नहीं हो सकता। जैसे ये पर्सन इसके लिए ये मोशन में नहीं है, सामने वाला ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन के अंदर अगर पैक है, ठीक है, मेरे सामने वाला व्यक्ति हमको रेस्ट में दिखाई देगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा जो चाय बेचने वाला व्यक्ति है उसको हम और वो दोनों मोशन में दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। एब्सोल्यूट रेस्ट भी और एब्सोल्यूट मोशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम बोल दें कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो अब बताओ क्या वो पर्सन अर्थ पर जो पाया जाने वाला ग्रास है उसकी रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मून से देखेंगे, अगर हम लोग मून से देखते हैं, मून के रेफरेंस में देखेंगे तो ये पर्सन मोशन में दिखाई देगा, ठीक है, मून के रेफरेंस में ये पर्सन मोशन में दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज और देखो, इसमें ऑब्जर्व करो,
मून के रेफरेंस में ये मोशन में दिखाई देगा। और इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलेटरी या रोटेटरी, इसका सर्कुलेटरी मोशन दिखाई देगा। यानी मोशन का टाइप भी चेंज हो सकता है ना। अगर मान लो एक यहाँ पर सैटेलाइट है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर सराउंडिंग एरिया में मूव कर रहा है, अगर वहां से देखेंगे, और सैटेलाइट का स्पीड वही है जो अर्थ का स्पीड है रोटेशन का, तो उस सैटेलाइट के रेफरेंस में ये पर्सन रेस्ट पे दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन मून के रिस्पेक्ट में ये मोशन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो पर्सन रेस्ट में है वही पर्सन दूसरे के लिए मोशन में है। इसका मतलब मोशन या फिर रेस्ट दोनों को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, या फिर इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं किसी न किसी रेफरेंस के थ्रू। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिसके रेफरेंस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या रेस्ट और मोशन को डिटेक्ट करने के लिए अपने को रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा? अरे रेफरेंस चाहिए ना। देखो ना, ये पर्सन रेस्ट में था या मोशन में था, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या मन में आएगा? आगे स्टेटमेंट कंप्लीट करो। अगर हम पूछ दें कि ये पर्सन रेस्ट में था या फिर मोशन में था, तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा कि सर ये रेस्ट या मोशन आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, मून के रिस्पेक्ट में या फिर सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में? क्योंकि सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में ये और मून के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। क्या मोशन और रेस्ट सिर्फ बोल देना काफी नहीं है? क्या इसके लिए अपने को ऑब्जर्वेशन भी चाहिए? ऑब्जर्वेशन चाहिए, और ऑब्जर्वेशन किया जाएगा किसी न किसी रेफरेंस के थ्रू होगा। क्या रेफरेंस मैटर करता है? इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझा हम क्या बोले? एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी एग्जिस्टेंस होगा तो मोशन का हो चाहे रेस्ट का हो, कहीं ना कहीं अपने को चाहिए, क्या चाहिए? रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का रेफरेंस चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया। अच्छा, एक जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्या वो मोशन में भी हो सकता है? हो सकता है ना। अच्छा, साइमल्टेनियसली उसी ऑब्जर्वर के लिए वही व्यक्ति या वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो और मोशन भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है। अगर रेस्ट में होगा तो मोशन में नहीं होगा, और मोशन में तो रेस्ट में नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए ना। इस पर एक बहुत शानदार टर्म आता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट वाज गिवन बाय सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। जो व्यक्ति अर्थ पर है, तुमको पता है मोशन के रेफरेंस में टाइम भी हम लोग अलग अलग काउंट करते हैं। मोशन के रेफरेंस में हम लोग टाइम भी अलग अलग काउंट करें। जो व्यक्ति यहाँ पर सन पर जो व्यक्ति अर्थ पर है उसके लिए टाइम कुछ और बीत रहा है, और अगर कोई प्लेनेट मान लो लाइट के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, या कोई स्पेस शटल है वो लाइट के स्पीड से चल रहा है, इमेजिन कर लो, उस व्यक्ति के लिए टाइम कुछ और होगा, अर्थ पर बैठा व्यक्ति के लिए टाइम कुछ और होगा। समझा? इसका मतलब जो इसके लिए 2 साल है, हो सकता है उसके लिए 2000 साल बीत जाए। क्या बोले, समझ में आया? अर्थ पर के लिए जो व्यक्ति अर्थ पर बैठा है उसके लिए जो 2 साल बीत रहा है, हो सकता है मान लो स्पेस शटल पर बैठा हुआ व्यक्ति के लिए वो 2000 साल के बराबर है। इसका मतलब पोजीशन भी क्या है, रिलेटिव है ना। इसका मतलब आई कैन से टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव, ठीक है। और हम लोग इसको बोलते हैं टाइम स्पेस इंटर रिलेशनशिप। तो you got the concept of rest and motion. Rest doesn't imply that the object or the person will always be in rest. However, it is always concerned with the reference of observation. किसके थ्रू हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पर ये डिपेंड करता है। नोट इट डाउन, इसमें तो वैसे कुछ है नहीं नोट करने के लिए, बट हाइबर इसके बाद एक टर्म आता है, देखना, इसका मतलब हम लोग जब भी रेफरेंस लेंगे रेस्ट या फिर मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो अर्थ के बारे में बात, मतलब रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। हम बोले थे यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल में, ये व्यक्ति जो खड़ा था अर्थ के ऊपर, यहाँ पे ग्रास भी था ना,
यहाँ पर क्या था बताओ तो? इस एरिया में क्या था? मून था। मून के इस क्रेटर के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था, और यहाँ पर क्या था? सैटेलाइट था जो जो क्या कर रहा था? मूव कर रहा था ना। इस ये रोटेट कर रहा था, इसके ऑर्बिट के ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था, मतलब इंसर्किल कर रहा था अर्थ को। इसके रेफरेंस में ये पर्सन रेस्ट में, इसके रेफरेंस में ये पर्सन कौन सा मोशन? इस ग्रास के रिस्पेक्ट में ये पर्सन रेस्ट पर होगा, ग्रास के रिस्पेक्ट में ये पर्सन रेस्ट पर। इसके रेफरेंस में ये सैटेलाइट के रेफरेंस में ये पर्सन किस पे? रेस्ट में। और इसके भी रिस्पेक्ट में मोशन में। अगर हम सैटेलाइट का स्पीड ट्वाइस कर दें तो उसके रेफरेंस में ये पर्सन अवे जा रहा होगा। समझा आप क्या बोले? अगर इसके स्पीड से इसके स्पीड ऑफ रोटेशन का जस्ट ट्वाइस कर दें, समझा, तो जो रिमेनिंग स्पीड बचा ना डिफरेंस, उसके रिस्पेक्ट में उस स्पीड से ये पर्सन बैकवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा। समझा हम क्या बोले? अच्छा, इसका मतलब क्या? इस जो ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड भी मायने रखता है। ठीक है, अगर वही ये इस साइड ने जाकर के इस साइड से जाता तो ये इस साइड दिखता। जैसे मान लो ट्रेन है, यहाँ पर एक पोल है खड़ा, ठीक है, यहाँ पर एक बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको ट्रेन आगे की ओर जा रही है, इस साइड जा रही है, तो बताओ पोल किधर जाता हुआ दिखाई देगा? इसको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, ये इधर ना जा करके इधर जाने लगे, तो यही पोल इधर जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या ये मैटर करता है कि इसका रिलेटिव स्पीड इसके रेफरेंस में किस साइड है होगा? इसका स्पीड इधर, तो यही पोल इधर जाता हुआ, और इसका स्पीड अगर इधर, मतलब इसका मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन इधर, तो इसका स्पीड इधर जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये पोल अवे जाता हुआ दिखाई देगा होगा। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति के लिए यही रेस्ट पे है ना। यहाँ पर से इसके ऊपर एक खड़ा व्यक्ति, बताओ इसके लिए ये इधर भाग रहा है, ट्रेन भी इधर भाग रही है, तब हम तो स्पीड बोले ही नहीं कितना स्पीड से जा रही है। अगर सेम स्पीड है तब तो दोनों रेस्ट पे है, ठीक है। इसका स्पीड ट्वाइस इससे, तो ये लैग बिहाइंड हो जाएगा अबे, और ये आगे निकल जाएगी, ऐसा होगा ना। मतलब हर केस में चाहे जितना भी एग्जांपल ले लो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पहला तो मैटर करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा इफेक्ट क्या है कि उसका स्पीड किस डायरेक्शन में है और कितना स्पीड है। अगर स्पीड सेम रहा तब तो रेस्ट पे दिखाई देगा, स्पीड अगर ट्वाइस रहा तो अवे जाता हुआ दिखाई देगा होगा। दूसरे डायरेक्शन में तो वो बैकवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा, उस डायरेक्शन में तो ये इस साइड से बैकवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा 3-4 फैक्टर है जो मैटर करता है। पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, और तीसरा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ स्पीड ना, मतलब डायरेक्शन ऑफ स्पीड मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये 3-4 फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है। और क्या रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट मोशन वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। दोनों ही केस में हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कंसर्न करते हुए फिर देखेंगे कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब रेस्ट में या फिर मोशन में। एक व्यक्ति जो किसी के लिए रेस्ट में है, वही व्यक्ति दूसरे के लिए मोशन में दिखाई देता है, और वही व्यक्ति तीसरे चीज के लिए हो सकता है वो फिर से रेस्ट में आ जाए। एक व्यक्ति के लिए जो पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वही दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए वो आगे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, होगा ना। अगर मान लो ये बीच में पोल है, ठीक है, एक ट्रेन यहाँ है, एक ट्रेन यहाँ है, ये वाला ट्रेन इस साइड जा रही है और ये वाली ट्रेन इस साइड जा रही है। यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति से पूछोगे तो इसको पोल किधर जाता हुआ दिखाई देगा? पीछे, और इस वाले के लिए होगा, लेकिन ये ओरिजिनली रेस्ट में है, समझा, ये ओरिजिनली रेस्ट में है। क्लाउड से देखो तो रोटेट करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अर्थ पर है, रोटेशनल मोशन करता हुआ ही दिखाई देगा। यही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी दिखाई दे रहा है, कहीं से मोशन में दिखाई दे रहा है। क्या इसके जस्ट बगल में जो घास है उसके लिए ये रेस्ट में है, ठीक है। और जो सैटेलाइट था उसके रिस्पेक्ट में ये वही पोल क्या है,
मोशन में है, इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन रियली में एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि हम लोग जो अब स्टडी करेंगे रेस्ट और मोशन, दिस इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। व्हाट डिड आई से? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग इस बात को कंसिडर करके चलेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पर का है। दूसरा बात, रिलेटिव मोशन को नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि जो अर्थ पर रखा फिर सोचने लगना कि चांद पर से देख रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट से देख रहे हैं। ये तो था डीप इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, पूरा अंदर के तहखाना में जाके दिखाया कि क्या होता है और कैसे होता है, रेस्ट और मोशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अब जो स्टडी करेंगे दैट इज योर क्लास 9th, वी विल स्टडी हियर न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये जितना भी डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितना भी आ जाए, मोमेंटम, फोर्स, these all were considered by Newton when earth was considered stationary, when earth was considered stationary, अर्थ को स्टेशनरी कंसिडर करते हुए चला गया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि अर्थ भी मूव कर रहा है फिर तो पता चला सब इक्वेशन ही इनवैलिड हो गया, समझा। तो अब जो स्टडी करेंगे वी विल स्टडी न्यूटोनियन मैकेनिक्स प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, द एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द एरा, द मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट। उनसे बड़ा साइंटिस्ट शायद न था और न अब होगा। नाउ कम्स, इसके बाद आता है एक टर्म स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। योर चैप्टर 2 स्टार्ट्स नाउ, दिस इज योर चैप्टर 2, कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। Hey, do not shout. What did I say? Now we'll consider the topic scalar and vector. स्केलर, स्केलर क्या होता है बोलो तो? रटना बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्केलर क्या होता है, कुछ भी आइडिया? हाँ हाँ, मैटर करता है, क्या होता है? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बोलो तो? जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लव क्या है फिजिकल क्वांटिटी तुम लोग के अकॉर्डिंग, या नहीं है? नहीं है। हेट्रेड, जिलसनेस, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। जैसे तुम दोनों में लड़ाई हो गया, मान लो तुम दोनों भाई था, ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट भाई था, ठीक है। दोनों में लड़ाई हो गया और घर घर पहुंचा मामला कि मम्मी सबसे ज्यादा किसको मानती है, ठीक है, सबसे ज्यादा किसको प्यार करती है, ठीक है। दोनों में उठा पटक हो गया, बाग वैसा वाला लड़ाई हो गया, मामला पहुंच गया पुलिस के पास। कोई जाके तीसरा दोस्त इन्फॉर्म कर दिया कि वहां दो लोग लड़ रहा है। पुलिस उठा के लेके गया कोर्ट में, बोला क्यों लड़ रहा था? कोर्ट का जज पूछा, कोर्ट का जज को तुम लोग बताया कि नहीं मम्मी हमसे ज्यादा प्यार करती है, वो बोला मेरे से ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। कोर्ट का जज सोचते रह गया कि फिर कैसे इस चीज को डील करे। इसका मतलब लव के बारे में जो था, लव, कंपैशन, ये वो, ठीक है, जीलसनेस, दिस ऑल आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन 10 दिन के बाद फिर ये मामला थोड़ा शांति हुआ था, फिर तुम दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो गया। 10 दादाजी, पुराने वाले दादाजी, बहुत पहले, पता नहीं कब के, वो 10 कट्ठा जमीन छोड़ के गए थे। दोनों में फिर से लड़ाई हो गया कि नहीं पोता तो हम भी है वो भी है, ठीक है। फिर पता चला कि 10 कट्ठा का आधा आधा होना चाहिए डिवीजन। वो बोला हम 4 कट्ठा लेते, तुम 6 कट्ठा ले लो। जज बोला, फिर मार हो गया कि नहीं तुम ज्यादा ले रहे हैं हम कम ले रहे हैं, ऐसा हुआ क्या? नहीं, तुम ज्यादा ले रहा है मेरे को कम मिल रहा है। मामला फिर से पहुंच गया कहाँ पे? कोर्ट पे। कोर्ट का जज बोला कि इस बार सटीक मामला लेके आया है, एक काम करो 10 कट्ठा है, 5 तुम रख लो, 5 तुम रख लो। कोर्ट का जजमेंट सही था और कहीं ना कहीं जज भी इस चीज को समझाने में कामयाब हो पाया। इसका मतलब क्या, जो सेकेंड वाला क्वांटिटी था यानी 10 कट्ठा जमीन, क्या ये मेजरेबल था? और अगर जो क्वांटिटी मेजरेबल है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब लव, हेट्रेड, जिलसनेस, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्या फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपने को 2 चीज का जरूरत पड़ता है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट। अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तो यूनिट भी किसी काम का नहीं, और अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है और यूनिट ही नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं। जैसे मान लो कि दुकान जाते हैं और बोल दें कि 2 चीनी दे दीजिए या फिर 2 दूध दे दीजिए। अब दुकान वाला सोचेगा ना 2 दूध कैसे दें,
मतलब दो दूध कैसे थे, कहाँ से थे? और पूछे ना किसका, क्या कैसा कैसा? कैसा? तो मतलब ये तो गड़बड़ वाला बात हो गया। पेट्रोल पंप पे जाके बोलो कि दो पेट्रोल दे दीजिए, पेट्रोल वाला सोचेगा ना कैसा पेट्रोल दे, दो पेट्रोल, मतलब मेरा लेगा पेट्रोल, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब पेट्रोल भी पॉसिबल नहीं है। कब? वही अगर व्यक्ति जाकर के बोलता नहीं अपने को 2 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो इसका मतलब तब तो दे देगा, क्योंकि उसने दो के साथ साथ क्या बताया, यूनिट बताया। इसका मतलब दो क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू था, और लीटर क्या था, यूनिट था। इसका मतलब दो और लीटर दोनों मिल करके कंप्लीट मेजरमेंट देता है, किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। इसका मतलब मेजरमेंट करने के लिए अपने को दो चीज चाहिए, एक तो यूनिट, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी का दूसरा नाम है मैग्नीट्यूड होगा। जैसे सपोज दैट आई हैव रिटन हियर 2 मीटर, दैट 2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज व्हाट इज यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में मिल जाए, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी और यूनिट भी। न्यूमेरिकल वैल्यू का दूसरा नाम है, बोलो क्या, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी किसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस कर सकते होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे लव है, लव को ना तो ऐड कर सकते हैं, ना तो डिवाइड, ना तो मल्टीप्लाई, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जिसमें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, और जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ क्या फिजिकल क्वांटिटी है, मास क्या फिजिकल क्वांटिटी है होगा, और स्पीड भी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, which we can easily call that it is a physical quantity। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी वही होगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी अपने साथ कंटेन करेगा। दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो उसका मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगा। दिखाते हैं, यूनिट तो एक गायब किया था, दूसरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू गायब करके दिखाते हैं। जाके बोले किलो आलू दे दीजिए, क्या बोले दुकान वाला, किलो आलू, क्या वो दे पाएगा क्या? वो पूछेगा कितना किलो आलू दें, बताओ क्या मिसिंग रह गया उसका, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड नहीं बताया तो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब अपने को पीक्यू का मेजरमेंट, पीक्यू मतलब लेंथ, पीक्यू नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो इनकम्प्लीट मेजरमेंट माना जाएगा। अब चलते हैं स्केलर और वेक्टर के ऊपर। कुछ क्वांटिटी ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, यानी डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं था। डायरेक्शन का जरूरत नहीं था, कैसे कैसे कैसे, जैसे हम बोल दें कि एक पॉइंट पी है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट क्यू है, ठीक है। एक मीटर रॉड लाते हैं, ठीक है, और मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक आता है 3 मीटर। तुमसे एक तीसरा व्यक्ति आकर के पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, व्हाट विल यू से, इट इज 3 मीटर। क्या यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा कि 3 मीटर उस साइड, बोलना पड़ा नहीं ना, क्यू पर रहते हुए भी नहीं बोलना पड़ा। मतलब चाहे पी से क्यू ले लो या फिर क्यू से पी ले लो, दोनों ही केस में मेजरमेंट कितना आएगा अपना, 3 मीटर आएगा। इसका मतलब इज इट अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। इसमें तो डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर हम तुमसे पूछते हैं, इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखना, इसको तो मिटाते हैं, इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक पर्सन था, यहाँ पर दूसरा पर्सन था, ये बात करता है इससे, दोनों में वार्तालाप हुआ, मतलब समझा, कन्वर्सेशन हुआ। ये व्यक्ति इससे पूछा कि मेरे को तिलका मांझी जाना है, ठीक है, ठीक है। ये व्यक्ति बोल दिया, ये व्यक्ति पता है ठेला चला रहा है, या फिर छोड़ दो टोटो चला रहा है। टोटो वाला से एड्रेस पूछोगे ना तो हमेशा गलत बताएगा, टोटो फिर कब कमाएगा उसका। ये इससे पूछा टोटो वाले से कि तिलका मांझी जाना है अपने को, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है, तो वो बोला ठीक है, ये बोला इसको तिलका मांझी जाना है, तो क्या कुछ दिख रहा था ना, और ये देखो क्या हो गया, इसको पूछता है तिलका मांझी जाना है, तो ये बोला कि साहब जी 7 किलोमीटर चले जाइए। साहब जी भाग गया 7 किलोमीटर,
भागते 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 यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर फिर एक व्यक्ति खड़ा था, उसे पूछता है कि तिलका मांझी जाना है? तो बोलता है भाई साहब 14 किलोमीटर है यहाँ से। 14 किलोमीटर है, ये और भाग लिया, समझा। भागने के बाद फिर यहाँ पहुंच गया, जा करके फिर दूसरे आदमी से पूछता है, हाँ हाँ, तो बोलता है 28 किलोमीटर है। बोला साला डिस्टेंस तो चल रहा है लेकिन डिस्टेंस उल्टा बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब मैं कहीं उल्टी दिशा में भाग रहा हूँ क्या, मैं उल्टी दिशा में भाग रहा हूँ। तो उसके बाद फिर 10-15 गाली दिया उस टोटो वाला को, ठीक है। ये क्यों गाली दिया बताओ? Direction. क्योंकि ये टोटो वाला डिस्टेंस बताया था, डायरेक्शन नहीं बताया था। इसका मतलब क्या, सिर्फ डिस्टेंस बता देना यहाँ पर काफी था या डायरेक्शन भी चाहिए था? डायरेक्शन भी चाहिए था। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी 7 किलोमीटर बताने के साथ साथ अगर टोटो वाला इसको बता दिया होता कि नहीं आपको उधर जाना है, तो ये तो पहुंच चुका होता ना। झूठ का 7 × 2 14 किलोमीटर, फिर 14 × 2 28 किलोमीटर, डिस्टेंस और बढ़ते जा रहा था तिलका मांझी का। क्या तिलका मांझी एक प्लेस है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ ना कि मैग्नीट्यूड का बल्कि डायरेक्शन का भी। जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी चाहिए हम लोग बोलते हैं कि वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कभी जाकर के दुकान वाला बोलेगा क्या कि सर 5 किलो आलू दीजिए ईस्ट डायरेक्शन में। बोले 5 किलो आलू तो दे देंगे लेकिन ईस्ट डायरेक्शन कैसे देंगे? ऐसे करके कैसे देगा? गजब हालत, पॉसिबल है क्या दे पाना? नहीं। अच्छा, ये तो वही वाला बात हो गया ना कि आज दे दो नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। अब देने लेने का बात होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसमें क्या चाहिए अपने को, बोलो? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इसका मतलब स्केलर के केस में क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के केस में क्या होगा, हाँ, इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, लिखते जाना, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड and there is no requirement of any direction, they are said to be scalar quantity. And those physical quantities which are having, which not only needs magnitude but also needs direction associated with them, they are said to be vector quantities. Example of scalar quantity कौन कौन बता देगा बताओ? Speed. हाँ, example of scalar quantity will be, पहला तो distance, Speed. हाँ डिस्टेंस, फिर स्पीड, मास, और बोलो। Current. वो तो टेंसर क्वांटिटी बताए थे, याद नहीं रहता तुम लोग को? याद था नहीं क्लास अच्छा, 9th में आ गया इसलिए भूल गया। याद हो गया हम समझ गए। अगला देखो, फिर है वेक्टर। वेक्टर में क्या चाहिए बताओ? वेक्टर का एग्जांपल, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज, नहीं, वहां डिस्टेंस तो यहाँ पहले क्या स्टार्ट होगा, हाँ, डिस्प्लेसमेंट। अगला, फिर एक्सेलरेशन होगा, फोर्स, एटसेट्रा। दिस ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड दिस ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए अपने को, मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटीज में अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं रहेगा तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग सपोज दैट एक चीज दिखाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी अगर मान लो जो भी है, ठीक है, जो भी चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, फोर्स ले लो, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग दिखाते हैं इस तरह से। जो भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स है, ठीक है, एफ लिख दिए, इसके ऊपर एक एरो, एक ही साइड एरो रहेगा, दूसरे साइड एम्प्टी। दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड द टेल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, एफ।
उसी तरह से तब एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसके लिए लिख देंगे ए वेक्टर। वेलोसिटी के लिए वी वेक्टर, वी वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तुम्हारा लिखा हो गया सब, विद्वान हो गया तुम ना। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में कोई भी ओवर कैप का रिक्वायरमेंट नहीं होता, यानी कैप का जरूरत नहीं पड़ता है। ये तो देख लिया। रेस्ट एंड मोशन आर जस्टिफाइड इंटायरली। अच्छा, मोशन इन वन डायमेंशन, चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। इसका मतलब या तो मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, या तो वाई एक्सिस, या तो फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। ऐसा होगा ना, ऐसा ही होगा ना। हाँ, किसी एक एक्सिस पे होगा, दूसरे एक्सिस के बारे में बात भी नहीं करेंगे। अब तुम जिधर ले लो, काम जो भी होगा एक एक्सिस के लंब होगा, समझा। दूसरे एक्सिस पे जाना भी मत, भूल करके भी। मिटा दें क्या इसको? एक एक्सिस में खुश रहो ना, दूसरे एक्सिस का रिक्वायरमेंट अभी मत समझो। मोशन इन 1D आइदर एक्स और वाई और जेड, एक्स या तो फिर वाई या तो फिर जेड, किसी एक के लंब ले लो, कहीं से मोशन ले लो। मोशन कहीं भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, और किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है मोशन, एनीवेयर। मोशन एग्जिस्ट इन वन प्लेन, इन वन एक्सिस, along the one axis, then we say that it is motion in one dimension। 2D का केस कैसा आएगा? दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक चीटी चल रही, इसके लोग ना चल के, इसके लोग ना चल के, ऐसे चल रही है, तब तो हर पॉइंट में उसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना, समझा। x1 y1, x2 y2, x3 y3, नहीं समझा? क्या समझा? ये पॉइंट P ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ पर पॉइंट Q x2 y2, अगला एक और पॉइंट ले लो स्पेस में x3 y3। क्या इसमें दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, x भी और y भी? इसका मतलब x के लंब भी हो रहा है, तो विच टाइप ऑफ मोशन दिस वन इज 2D, दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन। 3D के केस में क्या करेंगे तब? x भी चाहिए, y भी चाहिए और z भी चाहिए। जैसे मान लो सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो एक ही के लंब जाएगा क्या? अगर यहाँ पर रखा हुआ है, इसका मतलब इसका रेफरेंस यहाँ से भी चाहिए ना, यहाँ से भी चाहिए और इससे भी चाहिए, तीनों से चाहिए ना। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा x y z, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, वी से इट इज 3 डायमेंशनल मोशन। और फिर मोशन इन 3D, सिंपली 3D मोशन। मोशन जो होता है बताओ किसमें होता है, 1D 2D या 3D? हो गया क्या? इसको मिटा दें क्या? Motion in 1D you got. Next comes very nice topic, distance and displacement. New topic is your distance and displacement. Let me see. Distance and displacement. ऑब्वियस बात है, दोनों लेंथ है। एक पॉइंट P को डिफाइन करा गया, दूसरा पॉइंट Q को डिफाइन करा गया, ठीक है। एक व्यक्ति जो नहीं पढ़ने वाला था, ये सर से टॉयलेट के बहाने निकल पड़ा, और निकलेगा तो क्या करेगा?
मान लो ऐसा कैटेगरी का बच्चा है तो क्या करेगा ये, डायरेक्ट यहाँ से होके यहाँ पर नहीं आएगा। ये अगर मान लो वहां पर वॉशरूम है, ये पहले उधर जाएगा गार्डन घूमने, जाएगा गार्डन घूमेगा, गार्डन देखे खुश हो गया, वहां से एक फूल उठाएगा, फिर यहाँ पे क्लास, तुम लोग 9 में हो ना, 9 मान लो ये 9A का बच्चा है, फिर कहाँ जाएगा, 9B में जाएगा, वो जो गार्डन से फूल लिया है वो किसी को दे आएगा, ऐसा ही होगा ना। उसके बाद फिर 9C जाएगा, बोले एक और फूल लिए, फिर वहां भी जाके दे देगा फूल। 9D अभी नहीं है, A B और C है, ठीक है। फिर इसको याद आया अच्छा अपने को वॉशरूम भी करना था, ठीक है, फिर इसको याद आया अच्छा अपने को वॉशरूम भी करना था, तब ये जाएगा कहाँ, वॉशरूम, फिर सोचेगा नहीं थोड़ा सा और अभी रोक सकते हैं, फिर ये सोचेगा कि एक बार फिर से जाके मिल ले क्या, वहां से चला, फिर से एक बार 9C देखा, 9B देखा, फिर बोला अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये वापस से कहाँ जाएगा, वॉशरूम जाएगा, वह जल्दी से करेगा, ठीक है। जल्दी से वॉशरूम करने के बाद फिर क्या करेगा बताओ, फिर से बैक होगा, उसी रास्ते से बैक होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ चले गया क्लासरूम, नहीं, उसी रास्ते से बैक होगा, फिर होते हुए यहाँ एक बार देखेगा कि मेरा फूल का रिस्पेक्ट है या नहीं है, फिर यहाँ जाएगा, उसके साथ देखेगा फूल का रिस्पेक्ट है या नहीं, ठीक है, देख लिया, फिर होते हुए क्लासरूम आएगा, बोलेगा मैं आई कम इन सर, बोले आ जाओ, नालायक, इतना देर वॉशरूम कौन करता है। तो क्या ये पर्सन ए के द्वारा जो 9A का बच्चा था, ये जो चला गया था, क्या वही सटीक डिस्टेंस था जाने का, ये तो घूमते हुए अपना मन बहलाते हुए वहां तक वॉशरूम किसी तरह किया, तो ये जो लेंथ कवर किया गया दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक पढ़ने वाला बच्चा था, वो बोला नहीं मेरा अर्जुन के तरह एकदम वहीं पर गोल है, करना है और फिर से पढ़ना है, और वहीं पर है, ये गया, वो भी 9A का ही बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा, ये गया वहां पर गया और कर लिया। ये जो लेंथ कवर किया गया जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, क्या इसमें कोई डायरेक्शन था, गधा था डायरेक्शन 9B और 9C, नहीं वो नहीं, क्या इसके लिए कोई डिफाइंड डायरेक्शन है क्या। अगर कोई आदमी पूछेगा कि 9A का जो पहला बच्चा था, जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, वो किधर गया, तो क्या बताओगे, क्या बताएंगे, घूमने गया, है ना, वहां थोड़ी ना बोलेंगे वॉशरूम करने गया, गया बाद में गया, लेकिन ये घूम करके वहां पर पहुंचा, ठीक है, और इस टाइम इसको देर ज्यादा हो गया करने में वॉशरूम, ठीक है। और जो पढ़ने वाला बच्चा था वो डायरेक्ट वहां से यहाँ की तरफ चला गया, ऐसा ही हुआ ना, उसको बस एक गोल है, आज करके जाना है जल्दी से, क्योंकि अगला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, क्लास का अगला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस था, क्या ये शॉर्टेस्ट था, और ये यूनिक था, इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक के बीच में और कोई दूसरा डिस्टेंस एग्जिस्ट भी नहीं करेगा जो कि यूनिक हो, जो कि मतलब शॉर्टेस्ट हो। इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या ये यूनिक डिस्टेंस है, क्या इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये ईस्ट के डायरेक्शन में गया, अरे होगा ना, यहाँ पर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर साउथ। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट के डायरेक्शन में गया, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ने वाला बच्चा जो था वो एट रैंडम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में गया, कोई डायरेक्शन उसका स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये जो लेंथ कवर किया गया जिसमें कोई डिस्टेंस मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, तो दैट इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड। और जो डिस्टेंस डायरेक्टली था पॉइंट P टू पॉइंट Q, हैविंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन, हैविंग द शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, एंड व्हाट यू कैन से, एंड इट इज कवर्ड इन प्रिसाइज टाइम, क्या बोले, प्रिसाइज टाइम, मिनिमम टाइम, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो मिनिमम टाइम लगेगा, ऐसा है क्या, नहीं धीरे धीरे जाएगा तो होगा ना, फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है इसको, लेकिन फिर भी उसके कंपैरिजन में अगर उसी स्पीड से चला हो ये भी और ये भी, तो इसमें कम टाइम लगेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ये प्रिसाइज डिस्टेंस है,
क्या ये यूनिक होगा, मतलब इसके अलावा और कोई दूसरा इस दो पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तीसरा बात क्या होगा बताओ, क्या इसमें डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है ना। क्या इसका यूनिट भी वही होगा जो इसका यूनिट होगा, क्योंकि ये भी लेंथ है और ये भी एक तरह का लेंथ है। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, एवरी डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस, एवरी डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस एंड एवरी डिस्टेंस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। देखो ना, ये भी डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट है ना। जो प्रिसाइज हो, जिसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड हो और जो लेंथ शॉर्टेस्ट हो और यूनिक हो, वैसा डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस वेक्टर के थ्रू। लेकिन जो डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में ले लिया जाए, ठीक है, कोई खास डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस तो है, ये अलग बात है, डिस्प्लेसमेंट भी है, बट डिस्टेंस तो है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल, हाँ दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को सिंपली एस से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर। क्या इसमें डायरेक्शन होगा, इसमें डायरेक्शन होगा और इसमें डायरेक्शन हो भी सकता है, यूनियन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यूनियन समझा मैथमेटिकल टर्म है, सेट थ्योरी का, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या ये यूनिक होगा, ये हमेशा यूनिक होगा, ये यूनिक हो भी सकता है। जैसे पी से क्यू डायरेक्टली अगर गया तो डिस्टेंस भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन क्या ये डिस्टेंस तो है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, नहीं। जो ये जो 9B होते हुए 9C होते हुए गया था, क्या वो डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है। लेकिन ये क्या डिस्प्लेसमेंट है और साथ में डिस्टेंस भी है। सो एक कंक्लूजन क्या निकला, एवरी डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस बट एवरी डिस्टेंस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, होगा ना। एवरी डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होगा क्या, नहीं। एवरी डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बट एवरी distance is not displacement. Note it down faster. So these were the primarily key factors and the differences between distance and displacement. Note it down faster as quickly as possible. इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, देखना ध्यान से। अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, एक पर्सन यहां से चलना स्टार्ट करता है, Q की तरफ जाता है, ठीक है, यहां से Q की तरफ जाता है और P से Q के बीच का लेंथ मान लेते हैं 5 मीटर है। P से Q तक का लेंथ 5 मीटर है। ये यहां से यहां गया, वापस वहां से यहां पर आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज टोटल लेंथ कवर्ड होगा, तो टोटल लेंथ कवर्ड विल बी 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, क्योंकि जहां था वापस से वहीं पर पहुंच गया, इसका अपने प्लेस से कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। लेकिन डिस्टेंस कवर्ड विल बी 0, नो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी and distance covered will be 10 meter. So distance I can say will be 5 meter जाने में, 5 meter आने में, so it is 10 meter. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोले तो एस वेक्टर, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस क्या सिर्फ एस होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे बोलो, इस केस में क्या होगा, हाँ अगर इससे यहां तक बताए थे ना डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में अगर 5 मीटर होता है, अगर वो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसिडर करा तो प्लस का 5 मीटर लिखेंगे, प्लस मतलब साथ में। अब इस बार जब यहां से यहां आ रहा है तो क्या उसका डायरेक्शन अपोजिट है, अगर यहां से यहां तक ईस्ट का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसिडर करा तो उल्टा डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस का 5 मीटर होगा, तो फाइनली इट इज
0 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर, लेकिन डिस्टेंस विल बिकम 10 मीटर। दिस इज द केस। अच्छा, अब एक चीज और पूछते हैं, इसी में से क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये पॉइंट P है, या फिर छोड़ दो, अगर ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है, ऑब्जेक्ट यहाँ से इसके तरफ जाता है, ये मान लेते हैं 7 मीटर का लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 7 मीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट गोज या फिर पर्सन गोज फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y, ठीक है। एंड यहाँ पर कहीं पर थोड़ा बैकवर्ड भी है डिस्टेंस। पर्सन कहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से जाना, यहाँ से उसके तरफ जाता है, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट S है, और XS मतलब डिस्टेंस बिटवीन S एंड X इज सपोज दैट 2 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन X एंड S इज 2 मीटर। ये पर्सन यहाँ से स्टार्ट किया जाना, वहां गया, वहां से फिर बैक हो जाता है यहाँ तक। तो इस केस में हमको बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 7 जाने में, 7 आने में, तो 14, और साथ में यहाँ से यहाँ भी चला है ना, तो 7 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस एक्स्ट्रा में इधर भी गया है, तो इट इज 2 मीटर होगा। तो फाइनली इट विल बी 16 मीटर। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ से यहाँ पहुंचा प्लस का 7 मीटर, जब बैकवर्ड आ रहा था तो हाँ, इसका मतलब प्लस का 7 मीटर प्लस माइनस का 7 मीटर प्लस फिर से उसी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस का 2 मीटर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 7 मीटर माइनस 7 मीटर माइनस 2 मीटर। सो फाइनली ये दोनों तो कैंसिल, बच गया माइनस का 2 मीटर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, लेकिन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अगर बोलेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्या बोले, मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 2 होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा तो माइनस के साथ लगा के दिखाएंगे कि यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट्स ये इस डायरेक्शन के बदले अब जा बैकवर्ड में खड़ा है। सो गॉट इट, नाउ मेंशन इट। अब इस पर से और क्वेश्चंस करेंगे, लिखा हो जाएगा तो बोलना। लिखा होगा क्या, ये वाला खूब मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फॉर यू इज देयर, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉइंट P से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता चलना, ठीक है, Q की तरफ जाता है, Q से फिर R की तरफ जाता है। दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, या फिर दिस डिस्टेंस इज सपोज दैट 6 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। कोई नहीं बोलेगा, जिसको बोलेंगे वही बताएगा। You have to find S and S vector. S will refer distance and S vector will refer displacement. पर्सन कहाँ से स्टार्ट किया जाना, P से, फिर कहाँ गया Q, फिर Q से कहाँ गया R के तरफ गया। तो बताओ नेट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हाँ, ये 6 और ये 8 मिला के 14 हो जाएगा। तो S का वैल्यू यानी डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 मीटर प्लस का एग्जाम में करके दिखाना 14 मीटर। लेकिन S वेक्टर मीन्स डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे एकदम यू टर्न 90 वाला लिया है। बताओ बताओ तो इस केस में क्या यूज करेंगे बताओ। क्या यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये कौन सा बच्चा पढ़ने वाला या नहीं पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाला। यहाँ 9 भी था, समझा, ये 9 था, वह 9 से ही था।
9C तक पहुंचा, 9B से होते हुए, समझा। लेकिन अगर पढ़ने वाला बच्चा होता तो क्या करता है, 9A से सीधा वहां जाता है ना, होता है ना। तो बताओ, तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट विल बी द hypotenuse of this right angle triangle होगा। and using Pythagoras theorem you can easily determine h, which is displacement vector, and h will be given by under root 8 meter का square means p का square plus b का square, which will be finally under root 64 plus 36 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर में गलती करता है बहुत लोग। दिस इज 100 मीटर स्क्वायर, दिस इज अगेन 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर, और दो का एक बाहर निकल गया पेयरिंग के साथ, इट इज 10 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी 10 मीटर, हाउएवर द डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस क्या होगा, क्या ये टोटल लेंथ कवर्ड हो जाएगा, टोटल लेंथ बताओ तो कितना, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल लेंथ कवर्ड विल बी 6 मीटर प्लस 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, यूनिक था, और इट हैज सर्टेन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ, डायरेक्ट यूं से यूं, अरे यहाँ से वहां जाएगा ना, शॉर्टेस्ट होगा। दूसरा इसमें डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, होगा होगा डायरेक्शन कौन सा होगा बताओ तो, इसको देख के बताओ, नॉर्थ ईस्ट होगा, ये रहा ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर होगा ना। ये तो डन है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं, इसको मिटा देना, इसको मिटाते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल से क्या सीखा बताओ तो, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव या फिर जीरो ही होगा। देखो ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है नेगेटिव हो जाए। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है इसलिए जीरो भी होगा, नहीं समझा। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है कहने का मतलब, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचे प्लस का 5 मीटर, तो वहां से जब यहाँ आएंगे तो उसको हम लोग काउंट करेंगे माइनस का 5 मीटर। क्योंकि ये निगेटिव हो सकता है इसलिए इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स को डिनोट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चेंज किया है, क्या जो मान लो यहाँ पर ओरिजिन होता, मान लो ओरिजिन होता ये यूं गया, अरे यहीं से ना डिस्टेंस देखेंगे, ये यहाँ वापस से यहाँ, तो जहां पर था वहीं पर ना, यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति के लिए ये क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ, समझा हम क्या बोले। ओरिजिन पर बैठा हुआ व्यक्ति के लिए क्या इस पर्सन का जो यहाँ से यहाँ गया फिर वहां से आया, इसका पोजीशन चेंज हुआ क्या, टाइम बीत गया बट इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ना, ये वहां गया फिर यहाँ गया, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल काउंट किया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट विल बिकम जीरो। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं। देखना तो इसमें क्वेश्चन इज देयर, a person is traveling in a circular path, this is point x, this point is y, ठीक है। a person starts traveling from here point x and it goes like this way and reaches y. Radius of this circular path is 7 meter. You have to calculate the distance as well as displacement. Find s and s vector. पूछे ने बनाओ, सिर्फ हो गया तो अच्छा है, बन जाएगा रे, आसान है क्या, आसान है, बन जाना चाहिए। क्या लगता है तुमको, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा
क्या वो ये सेमी सर्कुलर पाथ होगा? और सर्कुलर पाथ का एरिया, एरिया तो नहीं बोलेंगे, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो ये सेमी सर्कुलर है, दिख रहा है ना? सेमी सर्कुलर का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर का आधा पाई आर। पाई आर बोले तो डिस्टेंस विल बी गिवन बाय पाई आर मीन्स 22/7 इंटू एरिया 7 मीटर, कैंसिल आउट होके हो गया 22 मीटर होगा। अच्छा, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, वो गया कहाँ से? एक्स से लेके वाई के तरफ गया, ये सेमी सर्कुलर पाथ में गया है। क्या यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई शॉर्टेस्ट तरीका भी था ना? होता क्या? एलोंग द डायमीटर होता, एलोंग द डायमीटर अगर जाता तो शॉर्टेस्ट तरीका होता, डायरेक्ट एक्स से कहाँ पहुंच जाता? वाई की तरफ पहुंच जाता। इसमें देखो तो शॉर्टेस्ट है, डायरेक्शन भी है और यूनिक है। क्या इसी पॉइंट पर दो पॉइंट से कोई दूसरा डायमीटर भी एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। इसका मतलब ये यूनिक भी है, डिस्प्लेसमेंट का तीनों कैरेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ना, डायरेक्शन भी है, यूनिक भी है और शॉर्टेस्ट है होगा, और ये लेंथ भी है। तो सिंपल सा बात है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, रेडियस गिवन इज 7 मीटर, सो डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो इट इज फाइनली इट विल बी 14 मीटर। बन जाएगा ना? अच्छा, लिख लिया होगा तो बोलना। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक करते हैं। सारा कुछ डाटा सेम है। इस बार ये पर्सन यहां ना पहुंच करके यहां पर ना पहुंच करके यहां पर कहीं पर लाइक कर रहा है। ये पर्सन यहां पर लाइक कर रहा है। फंसा ना, ये रहा 90 डिग्री। सबसे नहीं बनेगा, हमको पता है। रेडियस इज अगेन 7 मीटर। ये पर्सन x2 क्यू जाता है। डिस्प्लेसमेंट भी निकालना और डिस्टेंस भी निकालना है, बताओ। आ गया? आ गया ना? समझा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ तो इस केस में, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? यहां से यहां यही ना हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा x2 क्यू। इज इट 1/4 ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल? होगा, इट विल बी 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। नहीं समझा? ये पूरा का 1/4 ही ना। देखो ना, इसको आधा करो, ये ऊपर आधा नीचे, अब फिर आधे का आधा कर दो। 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 1/4 ऑफ 2 पाई आर होगा 1/4 ऑफ में से इंटू ये रहा 2 पाई आर। 2 से 2 कम हो गया, बच गया पाई आर/2। पाई आर कितना आया था रे? 22/7 इंटू 7 मीटर बाई 2। आर से आर गया, बचा 22 मीटर बाई 2, 11 मीटर। ये तो आ गया। लेकिन अब अपने को चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट। बताओ, x से q तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा? x से q तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या यहां से यहां तक होगा? ये यहां से यहां, ये शॉर्टेस्ट होगा। अब किसको किसको ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आया होगा? इसको देखो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो उतना ही होगा जितना कि ये, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है। ये रहा 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, तो इसका वैल्यू कितना दे रहे? हाँ, 7√2। समझा? इसका नाम दे दो, एग्जाम में ऐसे तो नहीं करना डायरेक्ट, इसका दे दो OXQ इन ट्रायंगल OXQ। XQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर। So this implies XQ square 7 square plus हमको दिख रहा है 2 7 मीटर स्क्वायर। समझा हम क्या बोले?
समझा? हाँ, एक्स क्यू स्क्वायर विल बी 7 मीटर स्क्वायर। समझा? तो एक्स क्यू का वैल्यू अंडर रूट में 2 इंटू 7 मीटर स्क्वायर मीन 7 मीटर इंटू 7 मीटर, so it will be 7 under root 2 meter. Done.